Good morning, class. Now, again, this is Ayushi ma'am, and we are going to start with chapter 2. And this one is microorganism, friend and foe. तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपके बुक में सेम थिंग है, बट उसमें लिखा हुआ है माइक्रोब्स व्हाट गुड एंड बैड। तो सेम है। फ्रेंड एंड फो का मतलब भी वही होता है। फ्रेंड मतलब जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, तो उन्हें हम फ्रेंड्स बोलते हैं। एंड फो मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए ख़राब होते हैं थोड़े से, जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, राइट। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है क्या। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते। मतलब नेकेड आइज़ का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी खुली आँखों से या बिना किसी लेंस ग्लास के हम ऐसी अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, राइट। तो इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, आपको पता है माइक्रो क्यों बोला गया, माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्यों बोला गया है, क्योंकि इसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा गया। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं माइक्रोब्स कहलाते हैं, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। देखो माइक्रोब्स हैं क्या। वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज़म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज़, जो मैंने अभी बताया कि हम खाली खुली आँखों से नहीं देख सकते। मे बी यूनिसेलुलर। अच्छा, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, यूनिसेलुलर का मतलब ये हुआ जिसमें सिंगल सेल होता है, जिसका पूरा बॉडी का फंक्शन एक ही सेल के द्वारा होता है, उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स। मल्टी सेलुलर का मतलब जिस ऑर्गेनिज़म में बहुत सारे सेल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज़म बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है, उसे हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मे एग्जिस्ट अलोन लाइक अमीबा एंड इन कॉलोनियल लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया। अच्छा, माइक्रोब्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंगल हो, जैसे अमीबा होता है, अमीबा को देखा है ना, वो सिंगल ही कहीं पे भी पाया जाता है, तो वो सिंगल होता है, वो अकेले सरवाइव कर सकता है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। कॉलोनी मतलब कि एक साथ बहुत सारे फंजाई है, तो उसकी एक कॉलोनी है, तो उसे हम लोग कॉलोनियल भी कहते हैं। कॉलोनी मतलब समझ गया ना, जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म उसी जैसे सेम ऑर्गेनिज़म बहुत सारे होते हैं, उसे कॉलोनी बोलते हैं, राइट। देखो इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। जैसे फंजाई हो गया, राइट। तो आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड मोल्डिंग देखी है ना, जिसमें ब्रेड में बहुत सारा वैसे ग्रीनिश टाइप का सब्सटेंस आ जाता है। जब ब्रेड सड़ जाती है तो सड़ जाती है मतलब ग्रीन सा हो जाता है ना। मतलब वहाँ पास अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं, राइट। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म आप लोग को समझ में आ गया है। फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट लाइक आइस, कोल्ड क्लाइमेट, हॉट स्प्रिंग, डिज़र्ट। अच्छा, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे इस तरह के हैं जिसे हम बहुत डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। ये आइस जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो ये वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो ये वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसका एक प्रिमिटिव टाइप का, सबसे प्रिमिटिव जो मतलब कि हमारा जो क्या कहते हैं, इकोलॉजिकली जो वेट, हाँ। तो यहाँ पास हमारे जो
बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पास हम सोच भी नहीं सकते रहने की, ये वहाँ पास भी सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही बहुत सारे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं कुछ मार्शी लैंड में, डिज़र्ट में भी पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये बाहर, बॉडी के बाहर भी है और बॉडी के अंदर भी है। आपको पता है जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उससे भी ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बहुत अच्छी स्पेशलिटी है ये हमारी लिविंग वर्ल्ड की। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत सुंदर सा पिक दिख रहा है, जहाँ पास हम लोग बैक्टीरियाज भी देख सकते हैं, फंजाई देखिए, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम जो है इसका टाइप ऑफ फंजाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फंजाई का एक एग्जाम्पल है, जैसे ब्रेड मोल्ड मैंने बताया था ना कि जब ब्रेड थोड़ा सा सड़ जाता है या उसको कहीं पे मॉइस्चर मिल जाता है धीरे धीरे, जब बहुत दिन हो जाते हैं तो वहाँ पास ना फंजाई की एक कॉलोनी ग्रो कर जाती है, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन की खोज की थी, पता है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, उसी को हम पेनिसिलियम कह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है एल्गे। एल्गे में क्या आता है, क्लामाइडोमोनास आता है, स्पायरोगायरा आता है। प्रोटोजोअन्स में क्या आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। देखिए फर्स्ट जो है आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट जो पिक दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है बैक्टीरिया, राइट, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। हाँ, ये जो है हमारा, ये स्पायरोगायरा है, ये क्लामाइडोमोनास है, ये जो है ये ब्रेड मोल्ड है। देखो ये फंजाई कितना सुंदर है, इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ, रुकिए। अच्छा, ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा है साइज़ में, चलिए कोई नहीं। ये जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये है हमारा क्या है, ये है ब्रेड मोल्ड हो गया। पेनिसिलियम देखिए यहाँ पास पेनिसिलियम है। ये जो आपका हो गया ये अमीबा हो गया, ये पैरामीशियम हो गया, है ना। तो ये बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं वायरस। अब ये वायरस क्या है, बहुत सुना है ना, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये वायरस है क्या। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है लेकिन ये अदर डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। देखो इसको बस समझना है आपको। क्या समझना है इसमें ये समझना है कि जो ये वायरस होते हैं ना, ये जब किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाते हैं तभी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब अगर ये होस्ट बॉडी के बाहर है तो ये इसे हम वायराइड बोलते हैं, या तो इसे डेड, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क नहीं करता है, ये डेड पार्टिकल्स की तरह पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। कहीं पे भी वायरस होगा लेकिन डेडली होगा, ठीक है। वो इन्वायरमेंट के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेगा, किसी के साथ कोई नहीं रिएक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर आया, या किसी एनिमल के अंदर आ गया, या किसी प्लांट के कांटेक्ट में आ गया, या किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया, तब ये वायरस क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। और अपने आप मतलब अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, राइट। समझ में आ गया। तो इतना आई होप कि समझ में आ गया होगा। जो वायरस है जब वो होस्ट की बॉडी में होता है तब उसे हम लोग वायरस बोलते हैं, और जब होस्ट की बॉडी के बाहर होता है, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब बॉडी के अंदर आया तो वो एक्टिव हो गया, और बॉडी के बाहर चला गया तो इनएक्टिव हो गया, और जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसे वायरॉइड बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली का मतलब होता है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, जिससे हमें फ़ायदे होते हैं, उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आपको पता है, अगर आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे ना तो हमारे ऐसे बहुत से काम हैं जो नहीं होंगे। तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ज़रूरी हैं,
लेकिन उनसे कई डिसीज़ भी होते हैं, इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल है। इसीलिए हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए हार्मफुल है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे लिए फ्रेंडली हैं। ओके, तो जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं तो वो क्या हेल्प करते हैं, देखिए पहला क्या है, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये क्या करते हैं, कर्ड से मिल्क बना देते हैं। कैसे, द बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस इन मिल्क एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। आपको सबको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है एक, है ना। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, दूध से मिल्क से कर्ड को कन्वर्ट कर देता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ओके, मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने के लिए फंगस का, द फंगस कॉल्ड ईस्ट रिप्रोड्यूस इन फ्लावर डग एंड produces carbon dioxide during respiration which makes the duck soft and helps it making bread, cake, biscuit, pastries etc। मतलब आप जो भी ब्रेड, केक्स, बिस्कुट खाते हैं ना, ये सब में ईस्ट प्रेजेंट होता है। विदाउट ईस्ट आप इसे नहीं खा पाएंगे, या मतलब ये उतना टेस्टी नहीं होगा जितना आपको टेस्टी लगता है, राइट। मतलब जो स्पॉन्जेस आते हैं ना, स्पॉन्जेस थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़े फ्लपी हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, ईस्ट के कारण होते हैं, है ना। जिसको आप लोग हिंदी में खमीर बोलते हैं। जैसे आप इडली का बैटर बनाते हैं तो इडली के बैटर को आप रख देते हैं रात भर के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें खमीर आ जाती है। तो वो खमीर क्या है, वो ईस्ट है। ईस्ट क्या करते हैं, ईस्ट वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे फ्लपी बना देते हैं, राइट। तो समझ में आ गया मे बी। मेकिंग अल्कोहल, अल्कोहल भी बनाया जाता है। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल का भी, अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट ज़रूरी होता है। द फंगस कॉल्ड ईस्ट रिप्रोड्यूस इन शुगर सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट इट इनटू अल्कोहल। जो फंगस होते हैं, जिसे फंगस कॉल्ड, जो मतलब ईस्ट होते हैं, मतलब ईस्ट जो है वो फंगस है, ठीक है। वो क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन में रिप्रोडक्शन करते हैं और अल्कोहल में शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। इसको प्रोसेस को ही हम फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पॉस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो लुइस पॉस्चर है उन्होंने ही फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। ये आपके आगे भी काम आएगा, इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ कि 1857 में लुइस पॉस्चर ने ये डिस्कवर किया था कि फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मेकिंग मेडिसिन, आपको पता है पेनिसिलिन, अभी हम लोग ने पहले स्लाइड में देखा पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बैक्टीरिया को देखा ना। अब वो पेनिसिलियम से क्या होता है, सॉरी पेनिसिलियम फंजाई को देखा ना, तो वो फंजाई क्या करता है, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनाया जाता है, जो हमारे मेडिसिन के पर्पस में काम आता है। सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज टू मेक मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। समझ में आ गया। तो देखो एंटीबायोटिक्स क्या क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरेथ्रोमाइसिन है, बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। देखिए कितनी सारी चीज़ों में मदद करते हैं हमें, दही, दूध का चीज़, ये जो कुछ भी मिलता है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ब्रेड हो गया, अल्कोहल हो गया, मेडिसिन हो गई। सोचिए मेडिसिन नहीं होती, एंटीबायोटिक्स नहीं होती तो आप डिसीज़ेज़ को क्योर कैसे कर पाते। तो डिसीज़ेज़ को भी ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसीलिए इसे पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, याद है हमने पढ़ा था अर्थवॉर्म को देखा है ना कि अर्थवॉर्म सॉइल में प्रेजेंट होता है और वो सॉइल की कैपेसिटी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी।
समझ में आ गया। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे भी ऐसे हैं। तो जो एल्गे क्या करते हैं, बैक्टीरियाज क्या करते हैं, देखो राइजोबैक्टीरिया आपको पता हो, राइजोबियम होता है। तो जो रूट प्लांट्स होते हैं ना, रूट प्लांट्स के रूट नोड्यूल में मतलब कुछ ऐसे पल्सेस होती हैं, कुछ ऐसे रूट प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो उसके रूट नोड्यूल्स में क्या होते हैं, राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं। तो राइजोबियम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारी मतलब कि लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन अपन के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हम उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे हमें नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और इसी फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, हमारा राइजोबियम मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। राइट, तो समझ में आ गया। इनको हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर कहते हैं या फिक्सर कहते हैं। ये कौन से होते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया। राइट, याद रखना एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम अच्छे से याद रखना। राइजोबियम क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या कहते हैं, कन्वर्ट करता है और उसका यूज़ प्लांट करते हैं, प्लांट्स रिप्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, समझ में आ गया, या ग्रोथ में यूज़ करते हैं। ओके, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कन्वर्टेड देम इनटू सिंपल सब्सटेंस विच आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो आप लोग को ये बात बहुत पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है। राइट, साइक्लिक प्रोसेस कैसे है, देखो प्लांट होते हैं जो वो सन से अपना क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं। राइट, उस फूड को कौन लेता है, हर्बीवोरस लेते हैं। हर्बीवोरस को कौन लेता है, कार्निवोरस लेते हैं। और कार्निवोरस को कौन खाता है, उनको कार्निवोरस को ओमनीवोरस ले लेते हैं। तो ओमनीवोरस में पहुंच गया। अब ओमनीवोरस जब वो मतलब डेड हो गए, मर गए, तो उनको डीकम्पोज कौन करते हैं, डीकम्पोज तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्लांट से निकला हुआ जो वेस्ट है, ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ जो वेस्ट है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स वेस्ट होता है जिसे हम लोग डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं, वो काम हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वो कॉम्प्लेक्स वेस्ट को डीकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं। जैसे कि हमारा जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अपने बॉडी से डीकम्पोज कर देते हैं, जिससे कि उसका यूज़ अगेन प्लांट्स करता है, अगेन एनिमल्स करते हैं, और ये चेन प्रॉपरली चलती रहती है। आई होप कि समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे वर्क करते हैं। मैं सिर्फ आपको डीपली नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर मैम ने कवर कर लिए हैं, आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाई होंगी। मैंने सिर्फ आप लोगों को क्या किया है, एक बार सारी चीज़ों को याद कराने की कोशिश की है कि आप लोग याद करते जाइए इन सब चीज़ों को। हम लोग फिर जैसे ही 4th चैप्टर में पहुँचेंगे वैसे हम लोग आराम से धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस रिकॉल करते जाइए फटाफट। फिर हार्मफुल माइक्रोब्स क्या है, हार्मफुल माइक्रोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है, या तो प्लांट को नुकसान होता है या तो एनिमल को नुकसान होता है, ठीक है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म पहुंचाते हैं उसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Some microorganisms cause diseases in plant and animals. Such diseases causing microorganisms are called pathogens. अब ये हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। याद रखना, जो डिसीज़ कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म उन्हें पैथोजन कहते हैं, पैथोजेंस। Right, some microorganisms grow in food substance and produce toxic substance. कुछ ऐसे होते हैं जो फूड सब्सटेंस में ग्रो कर देते हैं और उसे टॉक्सिक बना देते हैं। कुछ फूड को पॉइजनस बना देते हैं, और पॉइजनस फूड अगर आप खाएंगे, आप लोग सुना है ना कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या है, मतलब कि हार्मफुल बैक्टीरिया ने, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपके फूड में अटैक कर दिया है और
उस फूड को आपने कंज्यूम कर लिया है, एज अ फूड आपने खा लिया है उसे, आपकी बॉडी के अंदर वो चला गया है। अब वो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप उसी के कारण बीमार हो गए हैं। कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है, कुछ ऐसे सीवियर केस आ जाते हैं कि डेथ भी हो जाती है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल मटेरियल लाइक क्लॉथिंग, लेदर, वुड। आपने देखा होगा लेदर में वाइट वाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, बहुत ऐसे दाग दाग पॉइंट से ऐसे वो आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो सिंपल सा है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके क्लोथ को, लेदर को भी ख़राब करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। याद रखना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, जिनसे डिसीज़ कॉज होता है, उसे पैथोजन कहते हैं। ये हमारे फूड को पॉइजनस भी बना देते हैं, हमारे कपड़ों में भी लग जाते हैं, मतलब बहुत परेशान करते हैं, राइट। तो पैथोजेंस, ये देखिए, डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पता है आपको कि ये डिसीज़ कॉज करते हैं, इसीलिए हम इसे पैथोजन बोलते हैं। एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, गुड फूड कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट। देखिए ये अब हमारे अंदर पहुंचते कैसे हैं, या तो एयर के थ्रू पहुंचेंगे, या वाटर, या तो आप कुछ खा लिए जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, आपने उसको खा लिया तो उससे भी हो सकता है, या किसी के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, और इंसेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए किसी अनदर प्लेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इंसेक्ट्स गए वहाँ पे बैठने के बाद उनकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए। अब वो इंसेक्ट्स आके अगर आपकी बॉडी या एनिमल की बॉडी में बैठते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसकी बॉडी में आ जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी में आ जाते हैं, राइट। तो डिसीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब तो आपको पता ही है ना। कहते हैं ना कि उसको सर्दी हो गई है, उससे दूर रहो। दूर रहो का मतलब क्या है, कोरोना वायरस, दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जैसे ही हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो कोरोना वायरस हो जाता है, राइट। तो सेम वैसा ही है, वायरस भी क्या हुआ, पैथोजन हुआ। ये कोरोना वायरस भी क्या हुआ, पैथोजन हुआ। क्यों? क्योंकि इससे डिसीज़ कॉज हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक जगह में बैठे, उन्होंने उसको क्या किया, बैक्टीरिया को अपने बॉडी में ले लिया। अब वहाँ से वो गए और दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में पहुँच गए, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इस प्लेस से उस प्लेस में वो हो गए, ट्रेवल्ड हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, राइट। तो ये क्या कहते हैं, कैरियर का भी काम करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल पता है कि मलेरिया किससे होता है। मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलीज़ मॉस्किटो से होता है। इसे एडीज़ एनाफिलीज़ भी बोलते हैं। एडीज़ इसका एक जीनस है, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो एडीज़ एनाफिलीज़ जो है ये मलेरिया कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इंसेक्ट है, जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। हाउस फ्लाई हो गया, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो हो गया, डेंगू के लिए एडीज़, और एनाफिलीज़ जो होती है वो मलेरिया के लिए। याद रखना, एनाफिलीज़ जो है वो मलेरिया कॉज करती है और एडीज़ मॉस्किटो जो है वो डेंगू कॉज करती है। समझ में आया? दोनों फीमेल ही है, लड़कियां डेंजर होती है ना। तो चलो आगे चलते हैं। आगे ये देखो, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर देखो फीमेल एनाफिलीज़ मॉस्किटो है और एडीज़ मॉस्किटो है। एडीज़ मॉस्किटो क्या करता है, ये भी डेंगू कॉज करता है, और एनाफिलीज़ क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो ये कैसे काम करता है, देखो ये कैसे काम कर रहा है, ये एक सेल की तरह काम कर रहा है, मतलब एक लाइफ साइकिल की तरह काम कर रहा है ना। तो ये लाइफ साइकिल में भी आपको समझ में आएगा। मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, वो जाते हैं बॉडी के अंदर। जैसे क्या हुआ, मॉस्किटो ने ना आपको बाइट कर दिया, नहीं, मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, ठीक है। बाइट करने से क्या हुआ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आ गया, राइट। अब ये कैरियर का काम कर रहे हैं, तो ये जाके जो हेल्दी पर्सन है उनको बाइट करेंगे। तो ये जैसे बैठेंगे उनके ऊपर ना और उनको बाइट करेंगे, तो उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
इस बॉडी से, इन्फेक्टेड बॉडी से हेल्दी बॉडी में ट्रांसफ़र कर जाएंगे और उससे इनको भी मलेरिया हो जाएगा। मतलब एक मच्छर के बाइट करने से, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के बाइट करने से, मतलब उसने इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर दिया और फिर हेल्दी पर्सन को बाइट कर दिया, तो इससे मलेरिया उसको ट्रांसफ़र हो गया। समझ में आ गया? मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, तो बैक्टीरिया है, वो यहाँ से दूसरी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन प्लांट। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो प्लांट्स को क्या करते हैं, डिसीज़ कर देते हैं। ये देखिए, ये जैसे डॉट डॉट है ना नींबू में, ये देखिए डॉट डॉट हो गया। ये जो ये है पत्तियाँ देख रहे हैं आप, ग्रीन हो गई हैं। यहाँ पास भी पत्तियाँ कैसी अजीब सी हो गई। ये सारे डिसीज़ेज़ हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से डिसीज़ किस में होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिसीज़ इंडिविजुअल उसमें होता है, फाइलम में होता है, इंडिविजुअल जीनस में होता है, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट लाइक राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। दीज डिसीज़ रिड्यूस क्रॉप ईल्ड। मतलब ये क्या करते हैं, डिसीज़ हो गया, पूरी खेत ख़राब हो गई, तो हमारा जो क्रॉप ईल्ड है, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है क्रॉप का, वो कम हो गया। तो दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। हम कुछ केमिकल्स का यूज़, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में कि हमने वीडीसाइड का यूज़ किया था। वीडीसाइड मतलब जो अनवांटेड प्लांट है उसको हटाने के लिए कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ किया था, कुछ केमिकल्स का यूज़ किया था। 2,4-D याद है? 2,4-D बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कुछ ऐसे कुछ ऐसे ही केमिकल्स का यूज़ किया गया था जो हमारे क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, सम ह्यूमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखना थोड़ा बहुत, अगर याद रख सको तो। ह्यूमन डिसीज़ क्या क्या होती है? चिकन पॉक्स आपने सुना है, पोलियो भी सुना है, ये तो मेसल्स आपने नहीं सुना होगा। हेपेटाइटिस बी है, ट्यूबरकुलोसिस है, टाइफाइड है, कोलेरा है, मलेरिया है। हाँ, मलेरिया याद रखना कि यह प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है, मतलब इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करता है? प्रोटोजोआ। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मॉस्क्यूटो है, मॉस्क्यूटो याद रखना। मलेरिया को तो सबको याद ही है, मॉस्क्यूटो है। चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। मेल्सेस वायरस से होता है। ये सारे जो होते हैं ये एयर से या वाटर से या कांटेक्ट से होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स एयर से भी होता है और कांटेक्ट से भी होता है ना। जब छोटी छोटी बॉडी में वो आ जाते हैं, रैशेज आ जाते हैं, तो बोलते हैं उससे दूर रहो, मत छुओ, नहीं तो तुम्हें भी हो जाएगा। तो वो कांटेक्ट से भी होता है। बाकी सब जो है वो एयर से या वाटर से होते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार याद रखने की कोशिश करना। ये टेबल आपके उसमें भी है, बुक में भी है, ध्यान रखना। ये एनसीईआरटी की बुक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको आगे तक काम आएगा। उसके अलावा कुछ ऐसे डिसीजेज़ हैं जो प्लांट्स में भी होते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर क्या है? ये बैक्टीरिया होता है। पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके कारण होता है? सिट्रस कैंकर होता है बैक्टीरिया के कारण, जो एयर से ट्रांसमिट होता है। देखो ये वाला जो नींबू को देख रहा हूँ, नींबू जो ऐसे डॉट 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 हो गया है यहाँ पे नींबू में, तो ये है सिट्रस कैंसर। जितने भी सिट्रिक एसिड वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, ये उसमें होता है। समझ में आ गया? मतलब जो खट्टे से फल होते हैं ना, ये प्लांट्स होते हैं, उसमें होता है। ये समझ में आ गया? इसीलिए इसे सिट्रस कैंकर कहते हैं। ये बैक्टीरिया से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है। रस्ट ऑफ वीट ये रस्ट ऑफ वीट, ये देखिए, ये जो वीट का प्लांट है ना, ये देखिए, ये रेड ऐसे रस्टिंग जैसे जंग लग जाती है ना लोहे में, वैसे इसमें रस्टिंग हो गई है, वही है रस्ट ऑफ वीट। ये किससे होता है? फंजाई से होता है। फंजाई से एयर एंड सीड के कारण भी होता है और एयर के कारण भी होता है। थर्ड नंबर है येलो मोज़ैक ऑफ ओकरा। लेडी फिंगर मतलब भिंडी में ये येलो मोज़ैक होता है। येलो मोज़ैक का मतलब ये होता है कि ये पूरी पत्ती को ना पीला कर देते हैं, और ये वायरस के कारण होता है और वाटर से होता है। ये देखो, मैंने सेकंड नंबर की पिक है, उसमें देखो आपको दिख रहा है येलो मोज़ैक। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इसमें क्या कहते हैं,
पिक्स के थ्रू मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बहुत ही अच्छे से इस सारे टॉपिक को आपको कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ आप लोग देखिएगा। मैं अगर जब टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो वो चाहता है कि बच्चे भी उसे पढ़े सुने, थोड़ा सा मेहनत करें। जितनी एफ़र्ट, अगर मैं 100% एफ़र्ट कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप 80% एफ़र्ट करो इसको समझने के लिए। मुझसे पूछो, जितना हो सके पूछो, जो भी डाउट हो क्लियर करूँगी मैं, जब भी आप बोलोगे तब भी, लेकिन आपको पढ़ना होगा, राइट। तो वैसे भी ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता होती हैं। फूड पॉइजनिंग आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज़म। मतलब कि इसमें हम ख़राब खाने को या जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक कर देते हैं, उस खाने को हम अगर खा लेते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज़ को, तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिज़र्व फूड। इसीलिए याद रखना कि हमेशा, इसीलिए मम्मी कहती है ना कि फूड को क्या कहते हैं, कवर करके रखो, कोई भी चीज़ को खुला मत रखो, क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक कर सकते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट, फूड प्रिजर्वेशन की कई टेक्निक्स है। वेट, फूड प्रिजर्वेशन की कई टेक्निक्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गिव मी 1 मिनट। टेकिंग टू मच टाइम। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन में क्या करते हैं हम, बहुत सारे डिफरेंट से मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आपने देखो अचार आप बनाते हैं, ठीक है। तो अचार में क्या करते हैं आप, अचार में बहुत सारा सॉल्ट मिलाते हैं, बहुत सारा उसमें ऑलरेडी वो होता है, क्या बोलते हैं, सिट्रिक मटेरियल होता है, उसके कारण आपका फूड जो है वो स्पॉइल नहीं होता है, राइट। आपका जो अचार है वो काफ़ी लंबे समय तक आप लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आप विनेगर का यूज़ करते हैं, देखा है ना, अचार में विनेगर डलता है। तो विनेगर क्यों डलता है, जिससे कि आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें। ओके, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया कि इससे सॉल्ट के बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं। तो जिससे सॉल्टिंग होती है, विनेगर का यूज़ होता है, और भी डिफरेंट है। देखो, केमिकल मेथड भी होते हैं। पिकल्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग केमिकल लाइक सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स मतलब कि जैसे हम लोग सरसों का तेल मिलाते हैं ना चार में, तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने से रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक करने से रोकता है। जैम्स एंड स्क्वेजेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। याद रखना, ठीक है। सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है, सोडियम मेटा बाइसल्फेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सॉल्टिंग। फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आंवला, रॉ मैंगोज, टैमराइंड एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट के द्वारा भी फिशेस को, मीट को जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं ना, तो उसके पहले उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्टिंग कर देते हैं जिससे कि वो ख़राब ना हो, राइट। फिर बाय यूजिंग शुगर का यूज़ किया जाता है। आपको तो पता है, जैम जेली जो आप बनाते हैं उसमें आप लोग शुगर ऐड करते हैं। शुगर सोल्यूशन ऐड करने से भी खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेन यूजिंग इनहेबिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आ गया। बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर, आपको पता चल गया विनेगर का यूज़ भी क्यों करते हैं। फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का भी यूज़ किया जाता है। किस लिए किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। हीटिंग फूड आइटम्स किल्ड माइक्रो, देखा है ना, दूध को बॉयल किया जाता है, बॉयल करके ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे हम मार सकें, उसे किल कर दिया जा सके, जिससे कि वो हमें नुकसान ना पहुँचाए। उसी तरह वाटर को भी बॉयल करके पीना चाहिए, आपको पता है ना, जिससे डिसीजेज नहीं होती है। क्यों डिसीज़ होगी, डिसीज़ इसलिए होगी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तो आपको पता है कि आपको अगर कोई डिसीज़ हो रही है, इसका मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है। आपने कुछ गलत खा लिया है, गलत पानी पी लिया है, देखा ना कितने सारे वाटर से भी होते हैं। तो यही है,
स्टोरिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स को। अब इसको जैसे हम बहुत ज़्यादा हीट भी करते हैं तो उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। क्यों किल हो जाते हैं? क्योंकि वो उतना हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, हम मैक्सिमम 35 टू 45 मतलब 50 डिग्री तक भी अगर टॉलरेट कर लिए, उससे ज़्यादा अगर हमको कोई हीट दिया तो क्या होगा? हम जल जाएंगे या तो हम नहीं रह पाएंगे, है ना, राइट। तो सेम वैसे ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा हीट करोगे तो वो मर जाएंगे। वैसे हमको अगर ज़्यादा हीट में रख दिया, अगर मान लो हमारा टेम्परेचर 120 डिग्री या 130 डिग्री में हमको रख दिया, तो हम तो फिर पूरे फ्राई हो जाएंगे, है ना। तो फ्राई नहीं हो जाएंगे, मतलब क्या कह सकते हैं, रोस्ट हो जाएंगे। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज और पैकिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छे से अगर आप स्टोर नहीं करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, क्योंकि वो एयर के थ्रू भी आते हैं। थोड़ा मॉइस्चर अगर हो गया तो भी आते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ अगर कुछ ढक्कन अगर ढीले से होते हैं, आपके कैप जो घर में होते हैं ना इस्तेमाल, तो उससे अगर नमक में ही देख लीजिए, हल्का सा अगर ढक्कन ढीला होता है बारिश के मौसम में, तो उसमें ना वो आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, और नमक थोड़ा सा ना कैसा वाटरिंग टाइप का हो जाता है, राइट। तो ये तो आप लोगों को इतना इजी सा है, समझ में आ गया होगा स्टोरेज क्या है, पैकिंग क्या है। तो ये अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, पॉस्चराइजेशन क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसे एक साइंटिस्ट ने खोजा था। वो साइंटिस्ट कौन थे? एक साइंटिस्ट आपने बहुत ज़्यादा बार नाम सुना होगा, लुईस पॉस्चर के नाम पर, उनके टाइटल है ना पॉस्चर के नाम पर ही पॉस्चराइजेशन रखा गया, क्योंकि इन्होंने ही पॉस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि पॉस्चराइजेशन, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पैकेट में आपको दूध मिलता है, राइट, बाहर मिलता है, तो वो पैकेट के दूध ख़राब क्यों नहीं होते हैं? और उसे हम कहते हैं ना, ये पॉस्चराइज्ड मिल्क है, पॉस्चराइज्ड चीज़ है, बटर है। तो मतलब पॉस्चराइज्ड मिल्क का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या करते हैं, हम मिल्क को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है। तो आगे हीट कर लेते हैं अच्छा खासा, जब अच्छा हीट हो जाता है उसके बाद फिर हम उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, पहले तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तो मर ही जाते हैं, लेकिन जैसे हम उसको पॉस्चर्ड कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें अटैक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद उसकी पैकिंग कर देते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए मिल्क ख़राब नहीं होता है जब तक वो पैकेट के अंदर रहता है। वो बात है ना, क्योंकि पैकेट खोल देंगे आप तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो समझ लीजिए पॉस्चराइजेशन किसने दिया था? लुईस पॉस्चर ने दिया था। और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 टू 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक में 70 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे गर्म करते हैं। एंड देन सडनली चिल्ड इट टू प्रिवेंट द ग्रोथिंग ऑफ माइक्रोब्स। तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को रोकने के लिए हम उसे सडनली चिल कर देते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पॉस्चर। इसे लुईस पॉस्चर ने खोजा था, इसीलिए इसे पॉस्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो पॉस्चराइजेशन समझ में आ गया। अब बाई स्टोरेज एंड पैकेजिंग का ये देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पास, ये देखो यहाँ पास आपको ये वाला जो स्लाइड है इसमें आपको दिख रहा है कि पैकेट वाला मिल्क, ये पॉस्चराइज्ड मिल्क है, ठीक है। ये ईटोज़, ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, ये स्टोरेज और ये देखो, ये मैंगो का अचार है, क्या क्या जेली है, ये सबको कैसे प्रिवेंट किया जाता है भाई? इतने दिन तक स्टोर में रहता है। सोचिए अगर हम जैसे घर में कुछ बनाते हैं, खाना बनाते हैं, 24 घंटे के अंदर वो ख़राब हो जाता है। तो अगर हम इसे ऐसी प्रोसेस से नहीं गुजारते, मतलब ऐसी प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ये तो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो सोचो कंपनी का कितना नुकसान होता ये, जबकि मतलब जब तक स्टोर देखो, ये प्रोड्यूस हुआ फैक्ट्री से आया, फिर उसको सेलर लेके गए, फिर सेलर अपनी दुकान में रखे, फिर उसके बाद आप जाके दुकान से सामान खरीद के लेके आए, फिर आपका जब मन किया आपने बनाया, जब मन नहीं किया तो उसको रख दिया, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं, इसमें हम प्रिजर्वेटिव्स मिलाते हैं, इसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे कि ये ख़राब ना हो। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड जो है वो है
लास्ट स्लाइड ये है नाइट्रोजन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल जो आपका लास्ट टॉपिक है मे बी बुक का। तो आप चिंता मत करिए, आपकी बुक में आपको लग रहा होगा कि मैम तो स्लाइड से पढ़ा रही हैं और हमारी बुक में इतना सारा कंटेंट है, लेकिन मैम जो पढ़ा रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो आपकी बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन जैसे ही हम लोग 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग बुक के कंटेंट को भी लेके चलेंगे, इसलिए परेशान मत होइए, हम बुक के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सर कौन सा वो है, नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फिक्सेसर कौन है, तो वो है राइजोबियम, राइट। तो क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे ऊपर देखो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, राइट। उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में 2 तरह से फिक्सेशन होता है। एक तो लाइटनिंग फिक्स्ड नाइट्रोजन, लाइटनिंग जो बिजली चमकती है ना, उससे भी कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ तो इन लोग कर देते हैं, कुछ लाइटनिंग कर देती है। ये दोनों प्रोसेस से क्या होता है, कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में मिला देते हैं। तो इस सॉइल का यूज़ कौन करता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लांट्स को फिर कौन खाता है, एनिमल खाते हैं, प्लांट्स को फिर एनिमल लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं, फिर एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अब बैक्टीरियाज क्या करते हैं, फिर डिकम्पोज करते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मे बी आपको इतना समझ में आया होगा, ये बहुत इजी वे पे मैंने बताया है, इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो अपन लार्जली पढ़ेंगे आगे चल के, आगे अभी आपके बहुत बार ये आएगा, तो परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, नाइट्रोजन साइकिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकिल। आप लोग सब अपनी कॉपी में ये साइकिल को बनाएंगे और ये साइकिल को पढ़ लेंगे, या अच्छे से आपके बुक में जो भी साइकिल दिया होगा आप उसको भी बना सकते हैं, कोई भी साइकिल को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल में आपको क्या करना है, द नाइट्रोजन इज़ द एटमॉस्फेयर इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन fixing bacteria and blue green algae. Lightning also convert into nitrogen compounds in the soil. The nitrogen compound is the soil is used by plants for the synthesis, right, for the synthesis of protein and other compounds. Animals feeding on plants get these protein and other compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogen, right। तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद which are again used by plants. Some other bacteria convert some nitrogen compound in the soil into nitrogen gas, which gas come back into the atmosphere. Hence the nitrogen in the atmosphere almost remain constant. समझ में आ गया ये constant क्यों रहता है। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक था। नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जो चीज़ें मैंने बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद से उसे ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आंसर तो आप लोगों ने ऑलरेडी अपने कॉपी में नोट कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो हियर आई एम, यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, गुड लक।